In today's class, we are going to proceed with our chapter 10 revision, that is vector. देखो सबसे पहला कंसेप्ट ये आता है आपका फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी हमें पता है दो तरह की होती है, एक होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर। दोनों में जो मेन डिफरेंस होता है, आप 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, और वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। परफेक्ट एग्जाम्पल क्या आता है स्केलर का, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस से और क्या एग्जांपल ले सकते हैं हम, स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट से क्या ले सकते हैं, वेलोसिटी। ये क्लियर हो गया, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, पर्टिकुलर पर्सन से राहुल इज राइडिंग अ बाइक विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, दैट इज स्केलर क्वांटिटी। बिकॉज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको एक मैग्नीट्यूड बताया गया है। राहुल इज राइडिंग अ बाइक विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, then it is a case of vector because we have magnitude as well as direction. ये क्लियर हो गया, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है उसमें हमने ये सीखा था कि वेक्टर की जो ज्योमेट्रिकल प्रेजेंटेशन होती है वो क्या होती है। देखो अगर वेक्टर की ज्योमेट्रिकल प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होती है, जैसे कि यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है ए बी। अब फर्स्ट पहली बार जब आप देखते हो तो आपको लगता है कि यहाँ पर हम रे की बात कर रहे हैं, दिस इज नॉट रे। ये क्या है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है। ध्यान से देखो, लाइन सेगमेंट का मतलब जिसके एंड पॉइंट है, जिसकी एक फिक्स लेंथ है। लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होगा, जिसकी एक फिक्स लेंथ है, और एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो हमें क्या दिखा रही है, डायरेक्शन। तो वेक्टर की जो ज्योमेट्रिकल प्रेजेंटेशन होती है वो होती है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। क्या होती है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। जैसा अगर आपने जो इससे पहले पढ़ा हुआ लाइन, लाइन का मतलब क्या होता है, दोनों ही साइड से इनफाइनाइट मूव कर। लाइन सेगमेंट का मतलब है फिक्स लेंथ होती है, और रे का मतलब एक साइड से लेंथ क्या होगी, फिक्स होगी, और एक साइड से वो इनफाइनाइटली मूव कर सकती है। बट डायरेक्ट जो वेक्टर की जो ज्योमेट्रिकल प्रेजेंटेशन होती है उसमें हम कहते हैं इट इज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। एक ऐसी लाइन सेगमेंट जिसकी लाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट है तो फिक्स है। जैसे कि आपने कहा 5 किलोमीटर, तो यहाँ पर जो ए बी है वो फिक्स है, कितना डिस्टेंस है, ये 5 किलोमीटर, और ये जो एरो है ये इसकी डायरेक्शन बता रहा है, लेट इट बी ईस्ट डायरेक्शन। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको हम कहते हैं इनिशियल पॉइंट, और जो आपका एंड पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं टर्मिनल पॉइंट। ये क्लियर हो गया। अब इसी को अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में लिखूं कुछ इस तरह से, लाइक दिस, तो ये क्या हो जाएगा आपका। अब इसी वेक्टर को आप कैसे लिखोगे, ये हो जाएगा आपका बी, बिकॉज यहाँ आपका बी पॉइंट है, और ये हो जाएगा आपका ए। अब आपका इनिशियल पॉइंट क्या हो जाएगा, नाउ बी विल बी द इनिशियल पॉइंट, और ए आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनल पॉइंट। ए आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनल पॉइंट। ये क्लियर हो गया, ठीक है। और लिखोगे कैसे, 5 किलोमीटर। अब अगर ये ईस्ट है तो मैं इसको क्या ले लेता हूँ, वेस्ट। समझ में आ रही है बात, ठीक है। देन जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर होती है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं या एल्जेब्रिकली कर सकते हैं। ग्राफिकली कर सकते हैं या एल्जेब्रिकली कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद आप ये देखो, दिस इज द कार्टेशियन प्लेन। ऑन कार्टेशियन प्लेन, जहां तक मैं एक्स एक्सिस की बात करता हूँ, जब हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो एक्स एक्सिस में जो उसकी यूनिट होती है वो किससे रिप्रेजेंट होती है, आई कैप्स। किससे होती है, आई कैप्स। इसी तरह से जब आप नेगेटिव एक्स एक्सिस में जाओगे तो ये यूनिट किससे रिप्रेजेंट होगी, माइनस आई कैप्स। माइनस आई कैप्स। ये क्लियर हो गया, ठीक है। ऑन पॉजिटिव एक्स वाई एक्सिस जो ये यूनिट होती है वो किससे रिप्रेजेंट होती है, जे कैप से। और नेगेटिव वाई एक्सिस ये यूनिट किससे रिप्रेजेंट होती है, माइनस जे कैप से। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ आपने एक लाइन ड्रॉ की, दैट इज बी 1 2 3 4, और ये हो गया 1 2 3 4। तो आपने एक लाइन ड्रॉ की लाइक दिस, राइट, दैट दिस बी द लाइन। और मैंने कहा ये एक वेक्टर है, ये क्या है, वेक्टर है, दिस इज द वेक्टर। तो ये हो गया ए, ये हो गया, ठीक है।
अब इसकी अगर मैं मेजरमेंट करता हूँ कि इसकी लेंथ है कितनी है, तो देखो इसका जो इनिशियल पॉइंट है, अगर एक्स एक्सिस पे बात करता हूँ तो 1, और यहां से हो गया आपका लेट दिस बी 3, लेट दिस बी 3, ये 3 है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में जो डिस्टेंस है 1 से लेके 3 तक जा रहा है, तो बेसिकली कितना डिस्टेंस हो गया ये 2। तो एक्स एक्सिस में जो डिस्टेंस है इसका वो हो गया आपका 2y कैप, क्या हो गया 2y कैप। इसी तरह से अगर मैं y एक्सिस की बात करता हूँ, y एक्सिस, अब y एक्सिस में देखो ये आपका इनिशियल पॉइंट है, दिस इज द इनिशियल पॉइंट, लेट दिस पॉइंट बी 1, एंड दिस इज द टर्मिनल पॉइंट, लेट दिस पॉइंट बी 3। तो y एक्सिस में भी ये जो डिस्टेंस है आपका वो कितना है 2j कैप, ठीक है। पर एक चीज का आपको ध्यान रखना कि मूवमेंट इनिशियल टू फाइनल या इनिशियल टू टर्मिनल पॉइंट जो मूवमेंट है वो किस तरह से हो रही है। अगर इनिशियल टू टर्मिनल पॉइंट एक्स एक्सिस में मूवमेंट लेफ्ट टू राइट हो रही है तो वो होगी पॉजिटिव मूवमेंट, और अगर यही मूवमेंट जो है राइट टू लेफ्ट हो रही है तो हम इसको क्या कहेंगे नेगेटिव मूवमेंट। इसी तरह से जब हम वाई एक्सिस की बात करते हैं, वाई एक्सिस में जो मूवमेंट है इनिशियल टू टर्मिनल अगर अपवर्ड हो रही है तो आप कहोगे पॉजिटिव, और अगर इनिशियल टू टर्मिनल जो मूवमेंट हो रही है डाउनवर्ड तो आप क्या कहोगे नेगेटिव, क्या कहोगे नेगेटिव। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर यही वेक्टर जो है मैं इसको ऐसे ले लूं, अब ये सेम ऐसे, अब देखो क्या नहीं सही था, जो आपका इनिशियल पॉइंट है वो ये हो गया 3, और फाइनल पॉइंट ये हो गया आपका। तो आपकी जो मूवमेंट है एक्स एक्सिस में वो इस तरह से हो रही है ना ऐसे, यानी कि क्या हो रही है मूवमेंट आपकी राइट टू लेफ्ट, तो आप इसको क्या कहोगे -2y, -2y। अगेन ये आपका इनिशियल पॉइंट है, ये आपका टर्मिनल पॉइंट है। अब जो मूवमेंट होगी वाई एक्सिस पे वो डाउनवर्ड होगी, मीन्स वो क्या होगी टॉप टू बॉटम। वो कैसी होगी आपकी टॉप टू बॉटम, ये बॉटम है, टॉप टू बॉटम। अब इसको क्या कहोगे आप -2j क्या, तो ये इसकी वैल्यूएशन होगी। अगर इस तरह से देखोगे तो -2i कैप -2j कैप, और अगर इस तरह से हम इसकी डायरेक्टली लाइन सेगमेंट को मेजर करेंगे तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप। पहले बताओ ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका दैट इज कंसेप्ट ऑफ कोलिनियर वेक्टर। देखो जैसे कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं आपके, क्या होते हैं 2 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, उसी तरह से कोलिनियर वेक्टर होते हैं। अगर एक या एक से ज्यादा वेक्टर, 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं तो वो कोलिनियर वेक्टर। ऐसे भी हो सकता है कि एक वेक्टर जो है आपका वो इस तरह से है, like this, and the other vector is like this, है तो एक ही लाइन पर, लेट दिस बी ए बी, और ये हो गया ए सी। समझा कोलिनियर वेक्टर क्या, वेक्टर्स लाई ऑन द सेम लाइन। फिर आता है कंसेप्ट आपका इक्वल वेक्टर का। इक्वल वेक्टर का कंसेप्ट क्या था, अगर दो वेक्टर्स का सेम मैग्नीट्यूड है, यानी कि उनकी जो लेंथ है वो सेम है और सेम डायरेक्शन है, सेम क्या है डायरेक्शन है, तो आप क्या कहोगे वो कैसे वेक्टर है, वो इक्वल वेक्टर है। और इसका अपोजिट क्या था, इक्वल अगर इक्वल नहीं होगा, देखो सेम मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन कैसी है डिफरेंट है, डिफरेंट का मतलब अपोजिट है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम कहते हैं अपोजिट वेक्टर। क्या कहते हैं अपोजिट वेक्टर। ये समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। तो देखो जहां तक इक्वल वेक्टर की बात है, जहां तक इक्वल वेक्टर की बात है, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। और अपोजिट केस क्या है, अपोजिट केस क्या है अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर में क्या होगा मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, मैग्नीट्यूड तो क्या होगा सेम होगा, यानी कि लेंथ निकालोगे दोनों की वो सेम होगी लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। यहाँ देखो डायरेक्शन डी टू ई है और यहाँ आप डायरेक्शन देखो ए टू सी है, तो सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब दो वेक्टर्स कोलिनियर है, इसको चेक कैसे किया जाता है। दो वेक्टर्स अगर कोलिनियर है उसको चेक करने की जो कंडीशन होती है वो ये होती है, बिकॉज जो कोलिनियर वेक्टर होता है प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कि मैंने एक वेक्टर ले लिया एक्स वेक्टर 2i कैप प्लस 2j कैप, और एक वेक्टर हो गया आपका y वेक्टर, ये हो गया आपका, या इसको ले लेता हूँ 4j कैप, राइट। तो ये हो गया आपका 5i कैप और प्लस ये हो गया 20j कैप।
या तो आप इसको ऐसे लो 10 आई कैप, प्रोपोर्शनल होना चाहिए ना भाई। 2 का 10 क्या है, 5 टाइम्स है, तो 4 का 5 टाइम्स क्या होगा, 20। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या मैं इस वाई वेक्टर को, जिसकी वैल्यू है 10 आई कैप प्लस 20 जे कैप ऐसे ले सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ से 5 कॉमन ले लूँ तो 2 आई कैप प्लस क्या हो जाएगा ये आपका, अगर 5 कॉमन ले दो तो 4 जे कैप होगा या नहीं होगा। ये वैल्यू किसकी है, एक्स वेक्टर की। तो आपने क्या प्रूव कर दिया कि जो आपका वाई वेक्टर है दैट इज इक्वल टू 5 टाइम्स एक्स वेक्टर। तो ये कंडीशन आ रही है, तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि दोनों वेक्टर्स क्या है, ये कोलिनियर है। समझ में आ रही है बात, ठीक है, ये क्लियर हो गया। जैसे यहाँ देखो आपने एक एग्जांपल लिया है, एक वेक्टर आपका सी ए वेक्टर और वेक्टर इसको आपने ले लिया एक्स वेक्टर, तो दूसरा वेक्टर ए बी वेक्टर ही हो गया वाई वेक्टर। अब देखो मैं इसमें ऐसे ले सकता हूँ ना, एक्स वेक्टर इज इक्वल टू यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ 1 इंटू में क्या हो जाएगा 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप। इसको मैं ले सकता हूँ एक्स वेक्टर इज इक्वल टू 1 इंटू वाई वेक्टर, तो यहाँ पर 1 किसकी वैल्यू हो जाएगी, लैम्डा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमने स्टडी किया था वो ये था कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हो तो उसकी जो कंडीशन है वो भी सेम ही होती है। बात सेम नहीं है, क्योंकि कोलिनियर का मतलब क्या है, लाई ऑन द सेम लाइन। पैरेलल का मतलब ये हो गया, लेकिन दोनों को प्रूव करने की जो कंडीशन है, मेथड है, वो तरीका सेम होता है। समझा कि अगर दो वेक्टर पैरेलल होंगे उसमें भी आप इसी तरह से प्रूव करोगे, उसकी कंडीशन भी यही होती है, ठीक है। प्रूव करने का मेथड सेम रहेगा आपका। जैसे कि यहाँ लिखा भी हुआ है, if two lines are parallel then equation x equal to lambda y vector will be verified. It means rules, मैं बार बार इस चीज पे हाईलाइट कर रहा हूँ, it means rules to prove that two lines are collinear and parallel are same, that is x vector is equal to lambda y vector। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो कोई भी वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन। फिर से रिपीट करो, कोई भी वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर। समझ में आ रहा है, कोई भी एक वेक्टर जिसका इनिशियल, जैसे ये वेक्टर है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप, अगर इसी वेक्टर को आपने यहाँ पे, लेंथ तो देखो सेम ही है ना, वैल्यू तो सेम ही है, लेकिन फर्क क्या है कि यहाँ पर ये जो वेक्टर है इसका इनिशियल पॉइंट क्या है, ओरिजिन। कोई भी वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन होता है उसको हम क्या कहते हैं, पोजिशन वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, पोजिशन वेक्टर, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, पोजिशन वेक्टर। तो एनी वेक्टर whose initial point is origin is called as position vector। ये कंसेप्ट भी क्लियर, ठीक है। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमने किया था दैट इज को इनिशियल वेक्टर एंड को टर्मिनल वेक्टर। इसका मतलब क्या था, अगर दो वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम है, तो वो कैसे वेक्टर है, को इनिशियल वेक्टर। और अगर दो वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट सेम है तो वो कैसे वेक्टर है, हमारे को टर्मिनल वेक्टर, राइट। यहां तक क्लियर सारी चीजें, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कंसेप्ट ये आता है, अगर आपको दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता है, जैसे पॉइंट ए हैविंग कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 और पॉइंट बी, यानी कि दो वर्टेक्स के अगर आपको कोऑर्डिनेट्स पता है तो आप उसका यूज करके आप वेक्टर वैल्यू निकाल सकते हैं। यही किया था हमने। तो अगर मुझे ए और बी पॉइंट के बीच में जो ए बी वेक्टर बनेगा उसकी वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकलेगी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर मुझे इनके कोऑर्डिनेट्स पता है x1 y1 z1 और x2 y2 z2, तो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1, x एक्सिस में क्या यूनिट होती है, आई कैप, प्लस y2 माइनस y1 जे कैप, प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से अगर आपको बी ए वेक्टर निकालना है, बी ए वेक्टर, तो बी ए वेक्टर का मतलब क्या हो गया, अब ये इनिशियल पॉइंट हो गया और ये क्या हो गया, टर्मिनल पॉइंट। तो अब क्या होगा, टर्मिनल टू इनिशियल जाते हो, तो अब क्या होगा x1 माइनस x2 आई कैप प्लस y1 माइनस y2 जे कैप प्लस z1 माइनस z2 के कैप। ये क्लियर हो गया, ठीक है। और किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे निकाला जाता है, जो आई कैप का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर दैट इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप स्क्वायर दैट इज, अगर मैं इसकी बात करूं तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर
प्लस कोफिशिएंट ऑफ k कैप z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, राइट। अच्छा, कोई भी जो वेक्टर होता है उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, दैट इज ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, वेयर ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज। समझ आ रहा है? अगर आप इससे कंपेयर करो तो आपको दिख भी रहा होगा, ये आपका ए आई कैप हो गया, ये हो गया बी जे कैप और ये सी के कैप। इट मीन्स वैल्यू ऑफ ए इज व्हाट, x2 minus x1. Is it clear? Value of b is what, y2 minus y1. And value of c is what, z2 minus z. और abc को क्या कहा जाता है? abc are called as direction ratios. abc are called as direction ratios. ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो x वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ x वेक्टर, तो मैंने क्या कहा, कोफिशिएंट ऑफ आई कैप, तो आप ये कहोगे ना स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप प्लस बी स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के कैप प्लस सी स्क्वायर। ये क्लियर हो गया? ठीक है। क्लियर है तो सारी चीजें? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमने स्टडी किया था वो स्टडी किया था कि देखो आपने कहा वेक्टर जो होता है उसमें क्या क्या होता है, एक होता है मैग्नीट्यूड, एक होता है डायरेक्शन। अब जो हम बात करेंगे कि डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन कैसे फाइंड की जाती है। देखो मैंने कहा वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, ये मानते हो? तो मैं आपसे पूछूं इस डायरेक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो आप ये कहोगे ना इस मैग्नीट्यूड को इससे डिवाइड कर दो। मीन्स आप ये कह रहे हो कि जो वेक्टर है आपका एक्स वेक्टर, उससे इस वेक्टर से अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड करता हूँ, इफ आई डिवाइड द वैल्यू ऑफ दिस वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, आई विल गेट द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। समझ में आ गया? ठीक है। तो डायरेक्शन, और डायरेक्शन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, एक्स कैप, यानी कि जो एक्स कैप होती है वो बेसिकली क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। एक्स कैप, देखो एक्स वेक्टर तो हो गया आपका, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर। ये जो सिंबल होता है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। और एक्स कैप जो होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इसकी डायरेक्शन। और ये किसके इक्वल होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको एक एक्स वेक्टर गिवन है एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 9 दैट इज रूट 13 यूनिट। ये क्लियर हो गया? तो मैंने कहा आपको कि भैया इस वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करो, डायरेक्शन का मतलब एक्स कैप फाइंड करो। क्या फाइंड करो, एक्स कैप। तो व्हाट वी विल डू नाउ, वी विल डिवाइड दिस वेक्टर वैल्यू बाय इट्स मैग्नीट्यूड, we will divide this vector value by its magnitude। तो वेक्टर की वैल्यू क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप, it will be divided by its magnitude that is root 13, root 13, it will be equal to 2 by root 13 i cap plus 3 by root 13 j cap। is it clear? ठीक है। another example you can see that there is a vector, there is vector x, this is the value of vector x, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ आई कैप दैट इज 3 स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप 4 स्क्वायर, तो 16 प्लस 9 क्या हो जाएगा, रूट 25 एंड इट इज इक्वल टू 5। तो आपने क्या किया, आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, तो वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर वैल्यू कितनी है, 3i कैप प्लस 4j कैप, इसका मैग्नीट्यूड कितना 5, तो इट विल बी इक्वल टू 3 by 5i कैप प्लस 4 by 5j कैप। एनी क्वेश्चन? क्लियर हो गया यूनिट वेक्टर भी? ठीक है। तो इस ये जो एक्स कैप होता है इसको हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। क्या कहा जाता है, यानी कि डायरेक्शन को क्या कहा जाता है, यूनिट वेक्टर। क्लियर हो गया? ठीक है। तो अभी तक आपने क्या सीखा, अभी तक आपने ये सीख लिया कि भैया जो जनरल वेक्टर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, उसको हम एक्स वेक्टर कहते हैं। और एक इसके इक्वल होता है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, where a is equal to x2 minus x1, b is equal to y2 minus y1 and c is equal to z2 minus z1। और abc को हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशियो। फिर हमने ये सीखा कि किसी भी वेक्टर का जब हम यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन। उसको कैसे फाइंड किया जाता है, किसी भी वेक्टर को अगर हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं देन वी विल हैव द वैल्यू ऑफ यूनिट वेक्टर। ये क्लियर हो गया? ठीक है। इट मींस व्हाट, इट मींस एक्स कैप इज इक्वल टू दिस। अच्छा, आपको पता है ना कि हम न्यूमरेटर को सेपरेट कर सकते हैं, तो मैं इसको ले सकता हूँ एक्स कैप इज इक्वल टू ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आई कैप प्लस
बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जे कैप प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के कैप। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब ये जो आपने सब इंडिविजुअल वैल्यूज लिखी हैं, इनको क्या कहा जाता है? डायरेक्शन कोसाइन। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन है, और डायरेक्शन से हमें क्या मिलता है? डायरेक्शन कोसाइन। क्या होते हैं डायरेक्ट? कितने यहाँ पे आपको डायरेक्शन कोसाइन दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3। जो आई के आपका कोफिशिएंट होता है, ये जो डायरेक्शन कोसाइन बनता है, इसको हम कहते हैं एल, एंड इट इज इक्वल टू कॉस एल। जो जे के आपका ये कोफिशिएंट है, बी अपॉन मैग्नीट्यूड, ये कौन सा डायरेक्शन कोसाइन होता है? इसका सिंबल क्या होता है? एम, और इसको कहा जाता है कॉस बीटा। जो के का आपका कोफिशिएंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये जो डायरेक्शन कोसाइन है, ये होता है एन, और इसको कहा जाता है कॉस का। ये क्लियर हो गया? ठीक है। और ये मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कैसे ये इसके इक्वल होता है। देखो, अब प्रैक्टिकली इस चीज को ऐसे समझो। लेट तो ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया आपका वेक्टर। ठीक है। ये वेक्टर जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो अल्फा, और वाई एक्सिस के साथ हमने एज्यूम कर लिया जो एंगल है वो क्या बीटा। अब मैं आपको ये, अच्छा, आपको इस वेक्टर की वैल्यू पता होती है, तो आप इसका मैग्नीट्यूड तो निकाल ही सकते हो। भाई इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हो, क्या होगा? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होगा ना मैग्नीट्यूड इसका। ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि मैग्नीट्यूड आपको पता है, और ये अल्फा है, अल्फा की अपोजिट साइड क्या होगी? यानी कि जो एंगल होता है 90 डिग्री को छोड़ के, ये जो एंगल है इसके अपोजिट साइड को हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं ना। 90 डिग्री के अपोजिट साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज, और ये हो गया बेस। ये क्या हो गया? बेस। अब अल्फा जो है एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, अल्फा यहाँ पे किसके साथ एंगल बना रहा है? एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस में हमने वैल्यू क्या ली है? ए। तो बेस और हाइपोटेन्यूज दोनों वैल्यूज है मेरे पास। तो अगर मैं आपसे पूछूं बेस और हाइपोटेन्यूज ट्रिग्नोमेट्री में किस फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होता है, तो आप ये कहोगे ना कॉस थीटा के इक्वल होता है। यही कहोगे आप। तो इट मीन जो कॉस अल्फा है आपका, वो क्या होगा? बेस दैट इज ए अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स। इसी तरह से अब मैं अगर बी वेक्टर के टर्म्स में बात करता हूँ, बी वेक्टर, तो बी वेक्टर के केस में तो ये आपका बेस हो गया। हो गया। देखो जो वेक्टर होता है वो हाइपोटेन्यूज के साथ जो एक एंगल बनता है उस एक्सिस का, उसको हम कहते हैं बेस। और इस एंगल की अपोजिट साइड क्या हो जाएगी? बीटा के लिए वो क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। और ये आपका हो गया हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं आपसे पूछूं कॉस बीटा की वैल्यू क्या होगी? कॉस बीटा, तो आप क्या कहोगे? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या हो गया आपका? बी, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? तो कहने का मतलब है डायरेक्शन कोसाइन समझ में आ रहा है किस तरह से वैल्यू बनती है। ये 2 डायमेंशन में लिया, और ये हो गया आपका 3 डायमेंशन। इज इट क्लियर? ठीक है। हाँ तो क्लियर हो गया सारा? ठीक है। जैसे आपका जो नॉर्मल वेक्टर होता है उसको हम किसके टर्म्स में लिखते हैं? डायरेक्शन रेशियो। तो क्या वैल्यू होती है उसकी? ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। जहां आपका एबीसी क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियोज। एबीसी क्या होते हैं आपके? डायरेक्शन रेशियोज, राइट। तो यहाँ पर जो इसी तरह से जो एक्स कैप होता है, ये किसके इक्वल होता है? एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। यहाँ पर जो आपके एबीसी होते हैं, एल एम एन, ये क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइन। समझ में आ गया क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन? यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें? ठीक है। और डायरेक्शन कोसाइन में ये जो एंगल्स होते हैं, जैसे मैंने कहा एल किसके इक्वल होता है? कॉस अल्फा। एम किसके इक्वल होता है? कॉस बीटा। और एन किसके इक्वल होता है? कॉस गामा। ये जो एंगल होते हैं अल्फा बीटा गामा, इनको कहा जाता है डायरेक्शन एंगल। क्या कहा जाता है? डायरेक्शन एंगल। पहले बताओ ये चीज क्लियर होगी? ठीक है। अब देखो, आपने कहा एल किसके इक्वल होता है? कॉस अल्फा। और अभी हमने फाइंड किया था कि एल इज इक्वल टू व्हाट? ए बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो मैं बोल सकता हूँ कि फिर और एल किसके इक्वल होता है? कॉस अल्फा के। इट मींस कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है। फिर हमने अभी ये फाइंड किया था कि एम इज इक्वल टू बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इट मींस जो कॉस बीटा होता है आपका, इट इज इक्वल टू बी बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये क्लियर हो गया? ठीक है। फिर हमने फाइंड किया था एन इज इक्वल टू सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और एन किसके इक्वल होता है? कॉस गामा। किसके इक्वल होता है? कॉस गामा। इट मीन कॉस गामा इसके इक्वल होता है। ये सारी चीजें क्लियर होगी? ये कैसे इक्वेट होते हैं?
मोटी मोटी बात क्या समझ में आ रही है कि जो नॉर्मल वेक्टर होता है उसको हम लिखते हैं डायरेक्शन रेशियोज की टर्म्स में, और जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लिखते हैं डायरेक्शन कोसाइंस की टर्म्स में। कोसाइंस के सिंबल होते हैं एल एम एन, एंड इन टर्म्स ऑफ एंगल एल होता है कॉस अल्फा, एम होता है कॉस बीटा और एन होता है कॉस टा। चलूं मैं आगे, यहां तक क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट जो आपने पढ़ा था कि जैसे कि दो वेक्टर है, एक वेक्टर आपका एक्स वेक्टर 7i प्लस 2j है, और दूसरा वेक्टर वाई वेक्टर 3i प्लस 6j। जब हम दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो ऐड कैसे किया जाता है, आई कैप वाला आई कैप में ऐड होगा, जे कैप वाला जे कैप में ऐड होगा, दैट इज 7 + 3 10i प्लस 6 + 2 8j कैप। बट ये चीज बनी कैसे, ये कंसेप्ट होता क्या है, देखो अगर आपके जो दो वेक्टर वो को इनिशियल वेक्टर कैसे हैं, को इनिशियल वेक्टर, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक वेक्टर हो गया आपका ए बी, ये समझ में आ रही है बात, एक वेक्टर क्या हो गया ए बी, एंड लेट दिस वेक्टर बी एक्स वेक्टर, और दूसरा वेक्टर हो गया आपका ए सी, क्या हो गया ए सी, एंड लेट दिस वेक्टर बी वाई वेक्टर, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करके जो वेक्टर आएगा, इन दोनों को ऐड करके जो आपका वेक्टर आएगा वो वेक्टर आपका ये हो गया, और इस वेक्टर को कहा जाता है रिजल्टेंट वेक्टर। क्या कहा जाता है, रिजल्टेंट वेक्टर। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट से इसको कनेक्ट करता हूं और इस वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट से इसको कनेक्ट करता हूं तो ये पैरेललोग्राम ही बन गया। तो यहाँ से आपका एक कंसेप्ट आपको ये कई बार क्वेश्चन थ्योरेटिकली पूछा जा सकता है आपसे कि अगर दो वेक्टर कोइनिशियल हो, इफ टू वेक्टर्स आर कोइनिशियल, कोइनिशियल का मतलब हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आप फाइंड करते हो वो किस लॉ से फाइंड किया जाता है, इसको क्या कहा जाता है, पैरेललोग्राम। समझ आ गया, ये नॉलेज के लिए भी जरूरी है और वैसे भी आपसे, क्योंकि अब तो आपके एमसीक्यू वगैरह सारी चीजें आती है तो आपको पता होना चाहिए। If we have got two co-initial vector, then the resultant vector is found by the concept of parallelogram co-initial vector, ठीक है, ये क्लियर हो गया। पैरेललोग्राम वैलिड किसके लिए होता है, ओनली फॉर को-इनिशियल वेक्टर। टू को-इनिशियल वेक्टर यहाँ पर क्या बनाते हैं, पैरेललोग्राम बनाते हैं, ये क्लियर हो गया कंसेप्ट। फिर हमने पढ़ा था अगर दो वेक्टर को-इनिशियल नहीं है, लाइक देखो ये जो वेक्टर है ए बी, ये इसका इनिशियल पॉइंट है और ये इसका क्या है, टर्मिनल पॉइंट। इसी तरह से यहीं से एक वेक्टर कनेक्ट हो गया बी डी, जो इसका टर्मिनल पॉइंट है वो इसका क्या है, इनिशियल पॉइंट, और ये इसका क्या है, टर्मिनल पॉइंट। ऐसे केसेस में जो ये रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो किस लॉ से फाइंड किया जाता है, ट्रायंगल लॉ। समझ आ गया, अगर एक वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट दूसरे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट है तो ऐसे केसेस में जो ये रिजल्टेंट वेक्टर होता है, आप देख भी रहे हो ट्रायंगल ही बन रहा है। ऐसे केसेस में जो आपका ये रिजल्टेंट वेक्टर होता है, ये होता है रिजल्टेंट वेक्टर जो दोनों का सम है, रिजल्टेंट का मतलब दोनों का सम, वो किस लॉ से फाइंड किया जाता है, ट्रायंगल, ठीक है, ये क्लियर हो गया पॉइंट। तो ट्रायंगल लॉ कब एप्लीकेबल होता है, व्हेन वन वेक्टर टर्मिनल पॉइंट एंड अदर वेक्टर इनिशियल पॉइंट क्या होते हैं, कनेक्ट करते हैं, जब ये क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा अब ये देखो, जैसे कि ओ ए, अगर मैं आपको एक वेक्टर दे रहा हूं ओ ए, तो मैं बोल सकता हूँ ये पोजीशन वेक्टर है, अभी बताया था आपको, और मैंने आपको एक वेक्टर दे कि एक वेक्टर आपको मैंने बता दिया ओ बी, क्या है ओ बी, ये भी क्या है, पोजीशन वेक्टर। अगर आपको दो वेक्टर के पोजीशन वेक्टर पता है तो भी आप इस वेक्टर की वैल्यू निकाल सकते। देखो आपका जो वेक्टर है यहाँ पे वो है ए बी, क्या है ए बी, जो आपका वेक्टर है यहाँ पे वो क्या है ए बी, तो आपका जो वेक्टर है वो क्या है ए बी, तो आपने लिखा वेक्टर ए बी। इफ पोजीशन वेक्टर हैज बीन गिवन तो आप कैसे लिखोगे, इस विल बी इक्वल टू पोजीशन वेक्टर, टर्मिनल पॉइंट क्या है बी, पोजीशन वेक्टर ओ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ओ ए। समझ में आ गया, इफ पोजीशन वेक्टर वैल्यू ऑफ गिवन वेक्टर गिवन, then by this formula we can find the value of that vector। क्लियर हो गया था, ठीक है, तो क्या आपको बताया गया है, तो एपी क्या होगा, पोजीशन वेक्टर बी दैट इज ओबी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ओ ए दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट इज आल्सो इक्वल टू
द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर। देखो यही होता है ना, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। तो अगर क्वेश्चन में हमें पोजीशन वेक्टर की बना तो भी हम वेक्टर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया? ठीक है। चलो जी, इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका जो हमने पढ़ा था इस चैप्टर में, दैट इज अगर कोई भी एक वेक्टर आ रहा है, वेक्टर आर का, देखो अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट आपको गिवन है तो उसके वेक्टर का पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखो। जैसे ये आर है, आर वेक्टर नहीं होगा, इसको आप कहोगे ओ आर वेक्टर। समझ में आ रहा है? जैसे कि पॉइंट पी है, तो पॉइंट पी से जो वेक्टर बनेगा वो बनेगा ओपी वेक्टर। अगर एक पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो उसमें जब वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो वो एक पोजीशन वेक्टर ही बनेगा। समझ में आ रहा है? जैसे पॉइंट क्यू के आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है x2 y2 z2, तो इसको क्या करोगे आप, जब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, ओ क्यू वेक्टर। कहने से दैट ये सारे के सारे पोजीशन वेक्टर। अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये वेक्टर ओ आर वेक्टर जो है ये इंटरनली ओपी वेक्टर और ओक्यू वेक्टर को डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m1 और m2। अब ये चीजें आप पहले भी पढ़ चुके हो, सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला यहाँ कैसे एप्लीकेबल होगा, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो पोजीशन वेक्टर है यानी कि ये जो आर है, जैसे इसके कोऑर्डिनेट्स पता है आपको, इसके कोऑर्डिनेट्स पता है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो वो कैसे निकालते थे। पहले मैं बात कर रहा हूँ 10th क्लास वाले कंसेप्ट की, अभी इसको छोड़ दो, अभी इसको भूल जाते हैं। क्या करते थे आप, m1 इंटू एक्स टू, राइट, प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2, यही करते थे। अपोजिट साइड में जाते थे, फिर क्या करते थे, नेक्स्ट y वाला कैसे होता था, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरह से जब आप z फाइंड करते थे, इसका z क्या होगा, m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपने थ्री डायमेंशन, जो आपने इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशन पढ़ा था कहाँ पे, 11th क्लास में, वहां भी चीजें देखी, समझ में आ गया। अब यही चीज अगर वेक्टर फॉर्म में लिखनी हो, यही चीज जब आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे। अब वेक्टर फॉर्म में मुझे आर नहीं फाइंड करना, मुझे क्या फाइंड करना है, ओ आर वेक्टर। समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा, m1 इंटू ओ क्यू वैक्टर, समझ में आ गया, प्लस m2 इंटू ओपी वैक्टर अपॉन m1 प्लस m2। पहले बताओ ये कहानी क्लियर हुई, समझ में आ गया वाला कंसेप्ट? ठीक है। क्या फर्क है, फर्क सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पे पूरे वेक्टर के साथ जाना है आपको। क्या कहोगे, जो भी इस पोजिशन वेक्टर की, जब अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूं तो ये लिखूंगा ना, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, यस और नो। और यहां अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूंगा तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, यस और नो। तो आप ये कह रहे हो जो ओआर वेक्टर है दैट विल बी m2 इंटू ओपी वेक्टर मींस दिस वैल्यू, प्लस m1 इंटू ओ क्यू वैक्टर मींस m1 इंटू दिस वैल्यू अपॉन m1 प्लस m2। इज इट क्लियर? ठीक है। और एक्सटर्नली में क्या डिफरेंस हो जाता है, सिर्फ जो प्लस है यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, माइनस। जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस। ये क्लियर हो गया कंसेप्ट? ठीक है। इसी तरह से आपने मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ा था। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता था, जैसे आर अगर मिड पॉइंट है, आर क्या है, पी और क्यू का मिड पॉइंट है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 प्लस x2 बाय 2, y1 प्लस y2 बाय 2 और z1 प्लस z2 बाय 2। ये क्लियर हो गया? ठीक है। बट यही चीज अब देखो, यहाँ आपका P है, P का मतलब क्या है हमारा, OP वेक्टर। ये क्लियर हो गया। ये हमारा Q है, Q का मतलब क्या है, OQ वेक्टर। और जो पॉइंट R है, R का मतलब क्या है, OR वेक्टर। तो मुझे अगर ये कहा गया कि ये मिड पॉइंट है, क्या है, मिड पॉइंट, तो ये किसके इक्वल होगा, OP वेक्टर प्लस OQ वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। वेक्टर की फॉर्म में मिड पॉइंट फॉर्मूला ये बनता है। यानी कि जो भी बातें होंगी इंटरनली एक्सटर्नली या मिड पॉइंट फॉर्मूला, वो किस पर लगेगा, पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में लगेगा। ये क्लियर हो गया? ठीक है। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमने पढ़ा था कि दो वेक्टर के मल्टीप्लीकेशन पर क्या क्या चीजें मिलती है। देखो, दो वेक्टर को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो या तो हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं टू फाइंड प्रोजेक्शन, या हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं टू फाइंड परपेंडिकुलर वेक्टर्स। समझ में आ गया? अगर आपका पर्पस ये है कि हमें प्रोजेक्शन फाइंड करना है तो भी आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे, और अगर आपका पर्पस है कि हमें परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड करना है तो भी आप दो वेक्टर को क्या करोगे, मल्टीप्लाई। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर फिर पता कैसे चलेगा।
पता है, पहचान ये होती है कि यहाँ पर जो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर होता है उसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्या कहते हैं हम? स्केलर प्रोडक्ट। और यहाँ जो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। यस और नो? उसको हम क्या कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे कि मान लो दो वेक्टर है आपके, ए वेक्टर और बी वेक्टर, प्रोजेक्शन फाइंड करना तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड करना तो ए वेक्टर क्रॉस, इसको क्रॉस कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? डॉट, इसको क्या कहा जाता है? समझ में आ गया? तो अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो तो आपको, आपका पर्पस क्या है? टू फाइंड परपेंडिकुलर वेक्टर। अगर आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो तो आपका पर्पस क्या है? टू फाइंड स्केलर प्रोडक्ट। यहां तक क्लियर है सारी चीजें? ठीक है। तो जैसे कि डॉट प्रोडक्ट ये आपका एक्सरसाइज 10.3 का कंसेप्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट आपका एक्सरसाइज 10.4 का कंसेप्ट है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है बाय फॉर्मूला, ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी, इट इज इक्वल टू व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ये चीज समझ में आ रही है कि दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है, वो किसके इक्वल होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। ये क्लियर हो गया? ठीक है। थीटा का मतलब क्या होता है? एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर। थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर। अब देखो यहाँ पर ये जो cos थीटा होता है इसकी वैल्यू जो लाई करती है वो 0 से पाई तक करती है। कहां तक लाई करती है? 0 टू पाई। ठीक है। कैन आई से दैट cos थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो यही हो गया ना, a डॉट बी, और ये वैल्यू डिवाइड हो जाएगी। तो cos थीटा किसके इक्वल होगा? a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। यस और नो? ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब मैंने आपको ये कहा कि जो cos थीटा होता है इसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई करते हैं? 0 टू पाई। तो मोटी मोटी बात तो ये क्लियर हो गई, यहाँ 0 आएगा, यहाँ क्या आएगा? पाई बाय 2, और यहाँ क्या आएगा? पाई। तो तीन ही वैल्यू मेन है, 0, पाई बाय 2 और पाई। अगर थीटा की वैल्यू 0 तो cos 0 क्या होता है? 1। तो कहने से दैट a डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड b हो जाएगा फिर, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। ये कहानी क्लियर? ठीक है। अगर थीटा की वैल्यू पाई बाय 2, और ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 लेते हो तब a डॉट बी किसके इक्वल होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos पाई बाय 2, और cos पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है आपकी? 0। क्या होती है? 0। ये क्लियर हो गया? ठीक है। तो इसका मतलब ये कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल आएगा। अगर ये प्रूव करने के लिए आ जाए कि प्रूव करो कि दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो आपको क्या प्रूव करना है कि जो उनका डॉट प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के। ये कहानी क्लियर? थर्ड वैल्यू क्या होती है? पाई। और cos पाई क्या होता है? -1। बताया था ना -y कैसे याद रखते हैं इसको। यहाँ पर क्या क्या आता है? 0, 2 पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई आते हैं। और यहाँ पर क्या आते हैं? ऑड मल्टीपल, जैसे कि पाई, 3 पाई, 5 पाई, ये आएगा। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट होता है। cos 0 की वैल्यू क्या? 1। तो इन सबकी वैल्यू 1 होगी। चाहे cos 8 पाई, cos 100 पाई, जितने भी इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगी सबकी वैल्यू 1 होगी। जो यहाँ वैल्यू होगी उसका अपोजिट साइन यहाँ कर दो। अगर cos 0 1 है तो cos पाई क्या होगा? -1। तो आप cos 27 पाई भी आपको निकालना तो ये भी -1 होगा, क्योंकि ऑड मल्टीपल होगा। सिंपल सी। तो cos पाई की वैल्यू क्या होती है? तो अगर cos पाई है तो इसकी वैल्यू -1। समझ में आ गया? इन दैट केस a डॉट बी किसके इक्वल होगा? माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ। अच्छा, इसके अलावा और जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने स्टडी किया था वो क्या स्टडी किया था कि a डॉट बी जो है वो b डॉट ए के क्या होता है? इक्वल। क्रॉस में ऐसा नहीं होता है। क्रॉस में क्या होता है? a क्रॉस b इक्वल टू माइनस ऑफ b क्रॉस a। यही पढ़ा था हमने। लेकिन डॉट में क्या होता है? a डॉट b किसके इक्वल होता है? b डॉट a। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट a वेक्टर डॉट a वेक्टर, आपने कहा ना देखो a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा होता है। अब देखो, तो cos थीटा है क्या? दो वेक्टर के बीच का एंगल ही तो है। तो मैं ये कह रहा हूं कि दोनों ही वेक्टर जो है कोइंसाइड हो गए। वेक्टर a भी है और वेक्टर b भी है। तो इसका मतलब वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर b, और इनके बीच में जो एंगल है थीटा वो क्या हो गया? 0 हो गया। तो जो आपका फॉर्मूला था a डॉट बी, पहली बात तो वेक्टर b की जगह क्या हो जाएगा? a। पहले ये क्लियर हो गया। और ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, और ये हो जाएगा cos 0। यस और नो? cos 0 की वैल्यू 1।
तो इसका मतलब ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर। लॉजिक समझ में आया क्यों होता है, ये भी क्लियर होगी बात। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो उनके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के क्या होगा, इक्वल। इसी तरह से सिमिलरली देखो जहां कैप आ गया वो क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर। तो आई कैप डॉट आई कैप ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, पर ये तो यूनिट वेक्टर होता है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। तो इसका मतलब ये हो गया 1 स्क्वायर, तो इक्वल टू 1। इसका मतलब आई कैप डॉट आई कैप करोगे तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के। जे कैप डॉट जे कैप करोगे किसके इक्वल होगा, 1 के। 1 होने का रीजन देखो, ये तो आपको समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है, क्योंकि जो एंगल है इनके बीच का वो क्या हो गया, 0। 0 होने का मतलब cos 0 की वैल्यू 1 1। और सेम वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट निकाला जाता है उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, ये अभी आप देख ही चुके हो। लेकिन यहाँ पर ये यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का वैल्यू क्या होती है, 1। तो मैग्नीट्यूड उसका यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, 1। तो 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा ना। तो एक एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये भी समझ में आ गया आपको कि आई कैप डॉट आई कैप या जे कैप डॉट जे कैप या के कैप डॉट सेम ये किसके इक्वल होते हैं, 1 के। फिर हमने ये कहा कि बट अगर मैं आई कैप को जे कैप के साथ करता हूँ या जे कैप को के कैप के साथ करता हूँ तो ये 0 के इक्वल होगा। उसका रीजन क्या है कि भैया आई कैप आपको याद होगा कौन सा एक्सिस में था, एक्स एक्सिस। और जो जे कैप है कौन से एक्सिस में आता है, वाई एक्सिस में। दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो सारी वैल्यू 0 ही तो हो जाएगी। इसलिए अगर आई कैप को आप के कैप के साथ करो या जे को के साथ करो या के को आई के साथ करो, कुछ भी करो, ये किसके इक्वल आएगा, 0। पर क्यों आएगा ये समझ में आ रहा है, ठीक है, ये क्लियर हो गया यहाँ तक। इसके बाद फिर हमने जो नेक्स्ट कंसेप्ट किया था दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर में हमने क्या किया था, एक मिनट में इसका ओके। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर में हमने ये किया था, पहले तो समझे प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर मैंने आपको ये बताया था कि प्रोजेक्शन में हमें करना क्या होता है, जैसे कि एक ये वेक्टर है राइट। हमें इस अगर मैं कह रहा हूं कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी क्या होगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन आता है। इसका मतलब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इस वेक्टर की जो शेडो बनेगी इस वेक्टर में उसकी लेंथ बताओ, ये होता है प्रोजेक्शन। अगर आप ऐसे खड़े हो तो शेडो आपकी ऐसे बनेगी ना, आगे आपकी शेडो बनेगी। जैसे अब ये जो वेक्टर ए है इसकी जो शेडो बनेगी वेक्टर बी पर वो कितनी होगी, ये पूछा जा रहा है। समझ में आ रहा है। अब दो वेक्टर के बीच में एंगल हम क्या लेते हैं, थीटा। ये समझ में आ गया, ठीक है। अब एक बात बताओ देखो अगर मैं आपसे ये पूछूं ये जो एंगल है ये कौन सा एंगल है, थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, पहले तो ये बताओ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूज है। जो ये वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड तो मैं निकाल ही सकता हूँ। मैं किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो हम निकाल सकते हैं, पता है ना कैसे निकाला जाता है। तो ये आपका हो गया वेक्टर ए, ये आपको पता है, ये आपको पता है, ठीक है। दूसरा हो गया आपका बेस, तो बेस क्या हो गया, वेक्टर बी। बेस क्या हो गया, वेक्टर बी। तो मैं आपसे पूछूंगी cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप ये कहोगे ना सर बेस, बेस का मतलब क्या हो गया, क्यू आर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, पी क्यू। यस और नो, नहीं कहोगे आप, ठीक है। तो इसका मतलब आपने ये कहा आपको जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, आपको क्यू आर फाइंड करना है। ये कितनी शार्ट होगी, पूरा वेक्टर तो क्या है ये पूरा, अगर पूछूं तो आपको बी वेक्टर। लेकिन क्यू आर सिर्फ, अगर सिर्फ मैं क्यू आर की बात कर रहा हूँ तो क्यू आर क्या है, क्यू आर मैं क्या हूँ इसकी शैडो है जो मुझे फाइंड करना है। समझ आ गया। पूरा वेक्टर कितना है ये, बी वेक्टर। पूरा वेक्टर क्या है ये, बी वेक्टर। ये पूरा क्या है, ए वेक्टर। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये क्यू आर क्या है, क्यू आर ये इस वेक्टर की क्या है, शैडो, यानी कि प्रोजेक्शन। आपको ये फाइंड करना है कि इस पूरे वेक्टर बी में ये शैडो कितनी होगी। समझ में आ गया, ठीक है। तो मुझे क्यू आर फाइंड करना, तो क्यू आर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और कॉस थीटा। भाई ये वेक्टर की वैल्यू तो पता ही है मुझे, इसका मैग्नीट्यूड फिर मैं निकाल सकता हूँ। पर मुझे फाइंड क्या करना है, क्यों, पहले बताओ ये समझ में आ रही है बात कि पूरा वेक्टर क्या है, ये बी वेक्टर, क्या है, बी वेक्टर। लेकिन सिर्फ ये क्यू आर ये क्या है, ये इस वेक्टर का प्रोजेक्शन, इसकी शैडो। मुझे ये निकालना कि ये कितना है। समझ आ रहा है कि इस वेक्टर ए का प्रोजेक्शन जो बी वेक्टर में बनेगा वो क्या है, वो आपका है क्यू आर, ठीक है। अब ये इसके इक्वल है। अब ये बताओ
क्या हर थीटा की वैल्यू पॉसिबल है? और हर टाइम हमारे पास एंगल हो, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया कि हमने इसको मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर से क्या कर दिया, डिवाइड। मेन फॉर्मूला तो यही था, लेकिन इससे कैलकुलेशन जो थी आपकी डिफिकल्ट थी बिकॉज ऑफ द वैल्यू ऑफ थीटा। ये तब भी सॉल्व करो जब क्या थीटा की वैल्यू हो, और थीटा की वैल्यू पूरी तरह से सॉल्व हर वैल्यू तो कर नहीं सकते। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो हमने इसी फॉर्मूले को थोड़ा क्या किया, सिंप्लीफाई किया। इसको मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर से मल्टीप्लाई किया और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? ठीक है, जैसे आपने इसको मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, देखो पूरा ये क्या बन गया, ये बन गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, और अपॉन में क्या हो गया, अब ये तो अभी पढ़ा है ना आपने, ये किसके इक्वल होता है, ए डॉट बी। इसी वजह से जब आपको ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर में हम निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। दिस इज द रीजन, दिस इज द लॉजिक बिहाइंड। एक्चुअल में तो जो फॉर्मूला है आपका प्रोजेक्शन निकालने का वो ये होता है कि भैया जो प्रोजेक्शन आपको फाइंड करना है बी वेक्टर में वो है कितना, क्यू आर, और वो इसके इक्वल होगा, बट बिकॉज ऑफ दिस एंगल इट्स नॉट पॉसिबल टू फाइंड एग्जैक्टली वैल्यू। हर बार आपको नहीं गिवन होगी और आपको हर बार थीटा की जरूरत पड़ेगी। तो उस चीज से निपटने, देखो वेक्टर की वैल्यू तो आपको दो वेक्टर की वैल्यू पता ही होती है, आपको ए भी पता है बी भी पता है ना, इन दोनों का यूज करके आप प्रोजेक्शन ऐसे फाइंड कर सकते। क्लियर होगी कहानी? ठीक है, फिर जो हमने नेक्स्ट कंसेप्ट किया था, वो क्या किया था, दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्लियर हो गया? क्या समझ में आया? अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो कैसे प्रूव करोगे, उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए और प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या होगा, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। समझ आ गया? आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है, वन, जे कैप डॉट जे कैप वन, लेकिन किसी और के साथ क्या होता है, जीरो। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में 90 डिग्री आया था और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर। सारी कहानी क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका वेक्टर प्रोडक्ट। अब वेक्टर प्रोडक्ट में जो मैं बात कर रहा हूँ, स्केलर प्रोडक्ट क्लियर हो गया? देखो मैंने क्या कहा, वेक्टर प्रोडक्ट से हम निकालते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर। परपेंडिकुलर वेक्टर का मतलब एक ऐसा वेक्टर जो इन दोनों के ही क्या है, परपेंडिकुलर। मीन्स वो वेक्टर जो वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर और वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर है, ऐसे वेक्टर को फाइंड करने के लिए हम इन दोनों वेक्टर का क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। और इस वेक्टर को क्या कहा जाता है, परपेंडिकुलर वेक्टर। इफ यू हैव टू फाइंड द परपेंडिकुलर वेक्टर इट मींस यू हैव टू कंप्यूट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, तो देखो इसके बाद अगर मैं दोनों का कंपैरिजन करता हूँ तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, मैंने कहा था वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के इक्वल हो सकता है, बट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो है वो इसके इक्वल नहीं होता। मोटी मोटी बात ऐसे समझ में आ रही है? ठीक है, कि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट है, बट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस है। फिर हमने ये कहा कि अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो ए डॉट बी किसके इक्वल होगा, जीरो के। इसके इक्वल होगा जीरो के, यहाँ जीरो लिखो, डॉट प्रोडक्ट है जीरो। ठीक है, लेकिन अगर थीटा यहाँ पे जीरो होगा, क्योंकि देखो जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो ना, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं डॉट में क्या होता है, कॉस थीटा। डॉट में क्या होता है, कॉस थीटा, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, साइन थीटा। इसमें क्या होता है, साइन थीटा। कॉस जीरो की वैल्यू तो आपको पता 1 है, बट साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो। और इधर देखो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो, बट साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। अच्छा दूसरी चीज ये देखो, जैसे आपका a डॉट बी होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos थीटा। समझ में आ रहा है? ऐसे a क्रॉस बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। ये क्यों लगा दिया? क्योंकि जो क्रॉस प्रोडक्ट है आपका यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट है, स्केलर नहीं है, क्या है, वेक्टर। इसमें मैग्नीट्यूड, ये सारा जो पोर्शन है आपका ये क्या है, ये होता है मैग्नीट्यूड। ये जो पोर्शन होता है ये क्या होता है आपका, मैग्नीट्यूड। और ये वाला जो पार्ट है आपका ये क्या होता है आपका, डायरेक्शन। यहाँ पे एन कैप इसलिए लगाया जाता है, ये डायरेक्शन को शो करता है, बिकॉज दिस इज अ वेक्टर प्रोडक्ट, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, तो ये जीरो किस पर होता है, 90 पर। ये जीरो कब होगा, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, जीरो। ठीक है, हाँ जब देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखोगे तो आप जीरो वेक्टर लिखोगे,
लेकिन जब आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखोगे तो जीरो, बिकॉज ये स्केलर है। यहाँ वेक्टर, तो यहाँ पे ये जो जीरो वेक्टर है इसका मतलब क्या होता है, जीरो वेक्टर का मतलब यहाँ पे ये जो वेक्टर है जीरो तो है, लेकिन है तो वेक्टर तो डायरेक्शन को शो कर रहा है। समझ में आ गया? ठीक है। तो जीरो वेक्टर का मतलब क्या होता है कि जो उसका मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, जब थीटा पाई के इक्वल होगा, जैसे कॉस पाई की वैल्यू क्या थी, -1, बट साइन पाई की वैल्यू क्या होती है। अब साइन पाई की वैल्यू हमें नहीं पता, तो आप क्या करोगे, यहाँ देखो साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है ना, तो साइन पाई की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो। बस वही सेम लॉजिक। समझ में आ गया? ठीक है। तो अगर थीटा पाई है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा, जीरो वेक्टर, बिकॉज साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो। ये भी क्लियर हो गया? ठीक है। तो यहां तक आपने देखो, अगर दो वेक्टर्स प्रूव करने परपेंडिकुलर है तो हम क्या करेंगे, उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल प्रूव करते हैं। अगर दो वेक्टर आपको पैरेलल प्रूव करने हैं या कोलिनियर प्रूव करने हैं, उसके लिए आपने कंडीशन तो ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि एक्स वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा वाई वेक्टर। दूसरा ये भी होता है कि अगर दो वेक्टर को पैरेलल या कोलिनियर प्रूव करना तो आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हो कि जो उनका क्रॉस प्रोडक्ट है वो जीरो के इक्वल आ जाएगा। बट आइडल सिनारियो में इजी ऑप्शन क्या है, ये वाली, ये। समझ में आ गया? इजी ऑप्शन यही होता है, इसी के साथ प्रूव करो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर प्रूव कर रहे हैं तो क्या करेंगे, उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो दिखा दें। अगर डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर पैरेलल प्रूव करने हैं या कोलिनियर प्रूव करने हैं तो मेन कंडीशन क्या रहेगी हमारी, बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर और ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। और जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है जीरो हो तो भी वो पैरेलल और कोलिनियर प्रूव हो जाते हैं। फिर हमने क्या देखा कि दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो उनके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है, और जो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, जीरो। समझ में आ गई कहानी? ठीक है। फिर आपने ये देखा कि आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, ये सब किसके इक्वल होते हैं, वन के। बट ऑन द अदर हैंड अगर सेम वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो वो किसके इक्वल होता है, जीरो के। किसके इक्वल होता है, जीरो के। बिकॉज भाई इन दिस सिनारियो अगेन आपका थीटा तो जीरो है, और साइन जीरो किसके इक्वल होता है, जीरो, इसलिए जीरो होता है। और वहां पे cos जीरो वन होने की वजह से जो सेम वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वन के इक्वल होता है, अगर वो यूनिट में हो। अदरवाइज अगर डॉट में हो, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो वो क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। लेकिन यही चीज अगर क्रॉस में होगी तो किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो वेक्टर। क्लियर हो गया? अब 90 पर आ जाओ। 90 पर तो साइन 90 तो वन होता है ना, साइन 90 क्या होता है, वन। तो ए अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर वो किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। इसका मतलब ये हुआ, जब आपने आई कैप डॉट आई कैप किया था, यहाँ पर बात हुई थी आई कैप डॉट जे कैप, जब आपने ये किया था, जब हमने किया आई कैप डॉट जे कैप, तो आपने क्या कहा, यहाँ पर थीटा भैया 90 है तो कॉस 90 क्या होता है, जीरो। इसलिए हमने कहा भैया ये तो जीरो होगा। अब मैं अगर ये कहूँ कि आई कैप क्रॉस जे कैप, तो आप कहोगे यहाँ पर तो थीटा अगर 90 हुआ तो यहाँ पर थीटा का मतलब हो गया साइन थीटा, तो साइन 90 की वैल्यू तो वन होती, तो इसका मतलब ये जीरो नहीं होगा। तो ये किसके इक्वल होगा, तो देखो इसके लिए आपको इस चीज पर ध्यान देना है। देखो आई फिर क्या होता है, जे फिर होता है के। अगर आपको कहा जा रहा है कि आई कैप क्रॉस जे कैप, चेन ऐसे चलती है, आई से जे, जे से के। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो अगर आई कैप क्रॉस जे कैप होगा तो किसके इक्वल होगा, के कैप। यही अगर उल्टा हो जाएगा, अपोजिट, वैसे चलता कैसे, इस तरह से आई जे के। अब आई से जे नहीं जा रहा, आप अपोजिट जा रहे हो, अब क्या कर रहे हो, जे से आई के पास अपोजिट आ रहा है, तब आपने यहाँ पे माइनस लगा, क्या लगा देना है, माइनस। फिर जे कैप क्रॉस के कैप किसके इक्वल होता है, आई कैप के। अब राइट ऑर्डर में जा रहे हो, जे टू के ही जाना होता है, अगर अपोजिट आओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आई। क्रॉस में समझ में आ रहा है? ठीक है। इसी तरह से अगर आप के कैप क्रॉस आई कैप जा रहे हो तो देखो आई कैप जे कैप के कैप, तो के कैप क्रॉस राइट ऑर्डर में जा रहे हो, आई से जे से के से आई, तब तो आएगा जे कैप। लेकिन अपोजिट ऑर्डर में जा रहे हो, क्या कर रहे हो आप, आई टू के जा रहे हो, तो माइनस। ये कहानी क्लियर? ठीक है। फिर हमने ये देखा था कि भैया दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो हम इस मेथड से नहीं कर सकते, बहुत कॉम्प्लेक्स मेथड होता है। तो दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो कैसे निकाला जाता है,
वो निकाला जाता है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, कैसे? जैसे कि मान लो एक वेक्टर आपका x है, इसकी वैल्यू है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और दूसरा वेक्टर आपका y है जिसकी वैल्यू है कैपिटल ए आई कैप प्लस कैपिटल बी जे कैप प्लस कैपिटल सी के कैप। तो कैसे करेंगे? पहले आप लिखोगे आई कैप जे कैप के कैप। फर्स्ट वेक्टर में आई जे के का कोफिशिएंट क्या है? ए बी सी। फिर यहाँ क्या? कैपिटल ए कैपिटल बी या कैपिटल सी। इस तरह से हम इसको सॉल्व करने का पता ना कैसे होता है। जैसे आप क्या लिखोगे? आई कैप, फिर इसको हाइड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? स्मॉल बी, और क्या हो जाएगा? ये स्मॉल सी है, ये कैपिटल सी है, स्मॉल बी कैपिटल सी, यही होगा। वहां तो नंबर होंगे माइनस, फिर क्या होगा? स्मॉल सी कैपिटल बी। ये डायमंड एलिमेंट होता है, डायमंड, तो इसको क्या करोगे? माइनस जे कैप। फिर क्या हो जाएगा? इसको हाइड कर दो, स्मॉल ए कैपिटल सी, और माइनस क्या हो जाएगा? स्मॉल सी कैपिटल ए। फिर क्या होगा? कैपिटल के कैप। अब के वाले को हाइड कर दो, तो स्मॉल ए कैपिटल बी माइनस स्मॉल बी कैपिटल ए। इस तरह से होता है, वहां नंबर्स होंगे, इसको सॉल्व करके आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आपके पास वो परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाएगा जो आपको फाइंड करना है। क्लियर हो गया? जीरो वेक्टर क्या होता है मैं बता चुका हूं, जिसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है? जीरो के इक्वल होता है। जिसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है? जीरो के इक्वल होता है। ठीक है, इसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ A1 B तो समझ में आ ही गया आपका कि वेक्टर ए की वेक्टर बी में जो शेडो की लेंथ है वो कितने, वो उसका प्रोजेक्शन होता है। उसका फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ समझ में आ गया। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और फॉर्मूले जो आपके चैप्टर में होते हैं। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है तो वो क्या होता है? हाफ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी, जहां ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या होती है? एडजेसेंट साइड ऑफ ट्राइंगल। जैसे कि अगर मान लो लाइक दिस, ये जैसे कि ये ट्राइंगल है, ठीक है, और ये हो गया वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कैसे निकाला जाता है आपको पता है। और इसमें कंसेप्ट आता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया पैरेललोग्राम में क्या होता है? उसमें हाफ था ना, हाफ छोड़ो। तो एरिया पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, एंड दिस इज द कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ वेक्टर चैप्टर। ठीक है, अब मैं इस चैप्टर के आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको लिस्ट बता रहा हूँ। ठीक है, देखो क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा की अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करता हूँ, जो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस आपका बहुत, ये वो क्वेश्चंस है जो पहले एग्जाम में भी आ चुके हैं, कुछ इसमें ऐसे जो एक्सपेक्टेड है। एक्सरसाइज 10.2, इससे पहले तो सब कुछ इजी है। आपको करना क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 15, क्वेश्चन 7। फिर एक्सरसाइज 10.3 में आपको करना है क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 16। फिर एक्सरसाइज 10.4 में आपका क्या आ जाएगा? क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 11। फिर हम मिसलिनियस में आते हैं। मिसलिनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 18, और जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपके वो है 23, 28 और 29। ठीक है, अब करना क्या है आपको? आपका टास्क ये है कि ये सारा का सारे जो पूरा चैप्टर है आपका ये चैनल पे अपलोडेड है। इसमें आप देख सकते हो 19 लेक्चर्स है हमारे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ लेक्चर में सारे मिल जाएंगे चैनल्स में। ठीक है, रिकॉर्डिंग एनालिसिस के थ्रू आप सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, और नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपका लाइव डाउट सेशन लूँ। ठीक है, यहाँ से आप हेल्प लेके, क्योंकि पूरा चैप्टर हमने यहाँ पे अपलोड कर रखा है। नेक्स्ट क्लास में फिर आपका लाइव डाउट सेशन। ठीक है।